नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी खबरें जारी है और आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कोई ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो नंबर आप नोट कर लें 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। आज की चर्चा में हमारे 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे एससीए के हमारे साथ संदीप बजोरिया हैं, सीईओ सनविन ग्रुप के, मनोज जैन है पृथ्वी फिनमार्ट के, और राजीव कपूर हैं ट्रस्ट लाइन के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। खबर यह है कि खाने के तेल का जो इंपोर्ट है, जिसमें कोटा के तहत अभी हाल ही में 20-20 लाख टन इंपोर्ट की मंजूरी दी गई थी। 20 लाख टन सोया तेल और 20 लाख टन सूरजमुखी तेल, उसको लेकर के अब इंडस्ट्री में विरोध हो रहा है और इंडस्ट्री का कहना है कि टीआरक्यू जो है, जो कोटा के तहत इंपोर्ट हो रहा है, ये इंडस्ट्री के लिए बड़ा सरदर्द बन गया है, क्योंकि इससे सप्लाई का इम्बैलेंस होगा। क्योंकि जो नॉन टीआरक्यू कोटा के तहत इंपोर्ट होगा उस पर तो ड्यूटी लगेगी और टीआरक्यू कोटा वाले इंपोर्ट पर ड्यूटी नहीं लगेगी। तो ये मिसमैच है, इसको फिर से रिव्यू करने के लिए डिमांड सरकार से की जा रही है। इस खबर को समझाने के लिए अतुल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। का जो मसला है, कोटा के तहत जो इंपोर्ट हो रहा है, इससे तेल कंपनियों को क्या दिक्कत हो रही है? नहीं, मैं आपको समझाऊं कि ये क्यों गवर्नमेंट ने टीआरक्यू लगाया, इसके पीछे मकसद क्या था। मकसद ये था कि सोया और सनफ्लावर ऑयल बाजार थोड़े दब जाए हिंदुस्तान के अंदर, और जो इंडोनेशिया और मलेशिया और जो पाम के सप्लायर्स हैं उनको एक मैसेज जाए कि पाम को उनको इतना ऊंचा रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। मैं समझता हूं जो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है वो तो बड़ा नोबेल और करेक्ट ऑब्जेक्टिव है, बट इसका इम्प्लीमेंटेशन में इतनी ज्यादा तकलीफें आएंगी। टीआरक्यू के तहत आपने खुद ही बोला कि डुअल प्राइसिंग हो जाएगी। एक तरफ 5%, 5.5% की ड्यूटी का तेल आएगा, एक तरफ 0 ड्यूटी का तेल आएगा, सेम तेल। तो इसमें जो 0 ड्यूटी वाला है टीआरक्यू, जिसको मिल गया वो तो तेल लेके आ जाएगा, और जिसको टीआरक्यू नहीं मिला है वो तेल नहीं लाएगा। तो जो ऑब्जेक्टिव था हिंदुस्तान का कि बाजार इससे दबे, मैं समझता हूं उल्टा इससे बाजार बढ़ सकता है, क्योंकि अपना रिक्वायरमेंट 4 मिलियन टन है सोयाबीन का और करीबन 2 मिलियन टन है सनफ्लावर ऑयल का सालाना, और उसके सामने अगर केवल 2 मिलियन सोया का मिले तो तकलीफ तो आनी है वो इसमें डेफिनेटली। अच्छा, दूसरा एक और चीज इसमें जरूरी ये है कि इसका जो इम्पैक्ट है ना, वो रफली 3 महीने बाद दिखाई देगा हिंदुस्तान में। अभी टीआरक्यू तो इशू भी नहीं हुए हैं। अच्छा। इशू होते हुए तो 10-15 दिन और लग जाएंगे। तो इस पीरियड में आदमी तेल भी नहीं लाएगा, बोलेगा कि 0 ड्यूटी जब हो जाएगी तो मैं अभी 5.5% ड्यूटी का क्यों तेल लाऊं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कमिटेड हो जाएगी कि 0 ड्यूटी का तेल है वो अपने यहाँ जब सीजन चालू होगा अक्टूबर नवंबर में, तब भी 0 ड्यूटी का तेल आएगा। हो सकता है जिस तरह से आज बाजारों के हालात हो गए हैं, हो सकता है उस समय उनको ड्यूटी बढ़ानी पड़े। तो हम लोगों ने यही गवर्नमेंट से इल्तिजा की है कि आपको जो भी ये करना है तो आप अभी ड्यूटी घटा दीजिए, और सितंबर में आप रिव्यू कर सकते हैं इसको कि अगर बाजार ज्यादा दब जाए, जो कि आप काफी दिखाई दे रहा है कि बाजार दबते जा रहे हैं, उस समय आप ड्यूटी को वापस लगा दीजिए। तो इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अच्छा, ठीक है सर, ये आपने कहा कि ये जो आपने आइडिया दिया कि इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, तो ये एक आइडिया मेरे पास भी है। पता नहीं ये आइडिया कितना ठीक है, क्योंकि आप तो एक्सपर्ट हैं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। आपने जो कहा वो बात तो ठीक है, अगर ऐसा हो जाए तो और बेटर। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे मान लीजिए 20-20 लाख टन इम्पोर्ट होना है, अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि 10 इम्पोर्टर है और 10 इम्पोर्टर में अगर 2-2 लाख टन टीआरक्यू का कोटा बांट दिया जाए, तो और अगर मान लीजिए वो एक इम्पोर्टर 4 लाख टन का इम्पोर्ट करता है, तो 2 लाख टन टीआरक्यू के तहत करेगा और 2 लाख टन नॉन टीआरक्यू के तहत। इसमें क्या दिक्कत आएगी? इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उसका सिंपल तरीका ये है कि आप उसको ड्यूटी को 2.5% क्यों नहीं कर देते? उसको कॉम्प्लिकेट करने की क्या जरूरत है? कोई सिंपल सी चीज जो आज ऑपरेट हो रही है उसको कॉम्प्लिकेट करके आप हर बार आप डीजीएफटी पे जाएं, वहां पे सब
हाजिरी लगाएं और फिर सर्टिफिकेट लें वो, तो ये सब चीजें मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तो कतई खिलाफ है ना। 2.5% पे सर एक दिक्कत तो आ सकती है ना कि ये कोटा तो 20-20 लाख टन के लिए ही किया गया है, और मान लीजिए 2.5% पे अगर ज्यादा इंपोर्ट होता है 40 लाख 50 लाख 60 लाख टन का, तब तो सरकार को रेवेन्यू का नुकसान है ना। काश काश आपकी बात सही होती। आज की तारीख में हिंदुस्तान तेल खोज रहा है, उल्टा हालात हैं। हमने यहाँ तेल की मारामारी हो रखी है, और मारामारी तो और बढ़ जाएगी कि ये हालात हुए तो। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक बात सर और, कि ये एक महत्वपूर्ण मसला आप लोगों ने उठाया है सरकार के सामने, तो आपने जो कहा कि ड्यूटी 2.5% कर दे, तो क्या ड्यूटी 2.5% करने से इमीडिएटली सप्लाई बढ़ जाएगी? नहीं, हमने ये नहीं कहा 2.5% ड्यूटी कर दीजिए। हमने तो ये बोला है कि आपका इंटेंशन है हिंदुस्तान के अंदर तेल की मिलकत को इम्प्रूव करना, और सामने अपने फेस्टिवल सीजन भी आ रहा है, तो इस पीरियड में बेहतर होगा कि आप सिंपली ड्यूटी घटा दीजिए, इंस्टेड ऑफ ये जो TRQ ये सब चीजें करेंगे, लोग लाइन लगाएंगे, फिर वो तेल होगा, फिर वो DGFT क्लियर करेगा, फिर उसके 2-3 महीने इस पे गुजर जाएंगे। अच्छा, तो हिंदुस्तान की जो सप्लाई चेन है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होने का इसमें चांसेस बढ़ रहे हैं। हाँ ठीक है, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही सर। आप बने रहेंगे, क्योंकि एक खबर और है डबल ऑयल पे, उस पर भी आपसे बात करनी है। और खबर यह है कि इंडोनेशिया ने क्रूड पाम ऑयल पर एक्सपोर्ट टैक्स बढ़ा दिया है। अभी अब इतना कॉम्प्लेक्स हो गया इंडोनेशिया का मसला कि समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है। कुछ दिन पहले तक हमने ये खबर चलाई कि इंडोनेशिया एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहता है, उसको लेकर के अलग अलग तरह से रियायतें दी जा रही हैं। अब ये नई खबर आ गई कि एक्सपोर्ट टैक्स बढ़ा दिया है। ये मसला आखिर है क्या, ये समझाने के लिए संदीप बजोरिया भी हमारे साथ जुड़े हैं। बजोरिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं वो ये कि जो $1500 से ऊपर का जो रेफरेंस प्राइस होगा, उस पर अब $88 एक्सपोर्ट का टैक्स बढ़ाया गया है, जो लेकिन बाकी जो लेवी हैं वो एक्सपोर्ट पर मिलेंगी। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो एक्सपोर्ट सस्ता होगा, जो एक्सपोर्ट का टैक्स होगा, ओवरऑल टैक्स होगा, वो कम ही होगा कंपेयर टू जो पहले है। ये ठीक है? क्या है सर ये पूरा मसला, जरा बताइए, समझाइए। तो संजय जी, जो इंडोनेशिया ने अभी आज क्लैरिफिकेशन किया है, उसके मायने ये है कि 1 मिलियन टन तो तेल जो है वो डोमेस्टिक मार्केट ऑब्लिगेशन जो लोग पूरा करेंगे, 1/4 1/5 या 1/4 लोकल बेचेंगे गवर्नमेंट के फिक्स रेट पे, तब उनको एक्सपोर्ट का परमिट मिलेगा। तो 1 मिलियन टन तो उन्होंने ऐसा किया है। फिर 1 मिलियन टन का उन्होंने विंडो ऐसा बनाया है कि आपको ओवर एंड अबाउ एक्सपोर्ट टैक्स और एक्सपोर्ट लेवी के $200 चुकाने होंगे तो एक्सप्रेस एक्सपोर्ट परमिट मिल जाएगा। तो आपको डोमेस्टिक मार्केट ऑब्लिगेशन करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा $200 एक्स्ट्रा और देके आप परमिट ले लें और एक्सपोर्ट कर लें। ऐसा 1 मिलियन टन का और एडिशनल विंडो उन्होंने खोला है, और 1 मिलियन और एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। टोटली उनका इरादा 3 मिलियन एक्सपोर्ट करें। तो जो अभी टंकियां भर गई है, तो हिसाब से उनको भी समझ में आ गया कि हमें एक्सपोर्ट करे बगैर गुजारा नहीं है। और ये जो थोड़ा रिडक्शन किया है वो ऐसा है कि जो $375 वहाँ करता था एक्सपोर्ट का उनका लेवी, उसको उन्होंने 288 किया है। तो अच्छा। $87 कम किया है। तो पहले ये था 375 लेवी थी, 200 एक्सपोर्ट टैक्स था, तो मतलब टोटल मिला के 575 था। वो 575 को उन्होंने घटा के 488 किया है। अच्छा। मतलब $87 वहाँ कम किया है। लेकिन ये जो एक्सप्रेस विंडो में यदि आपको बिना डोमेस्टिक मार्केट ऑब्लिगेशन के परमिट चाहिए तो $200 इसके ओवर एंड अबाउट देना पड़ेगा। अच्छा। या फिर आप डोमेस्टिक मार्केट ऑब्लिगेशन पूरा करिए, गवर्नमेंट के रेट पे तेल दीजिए और 1/4 तेल दीजिए, तो आपको होगा। तो मतलब ये बात हो गई कि भाई आप कुछ न कुछ चुकाओगे तब आपको एक्सपोर्ट करने मिलेगा, नहीं तो आपको एक्सपोर्ट करने नहीं मिलेगा। ये इंडोनेशियन गवर्नमेंट का। लेकिन आज बड़ी बात ये है कि ये सब मामलों में, और उन्होंने जैसे कहा कि 3 मिलियन टन हम एक्सपोर्ट जून में करना चाहते हैं। ये जो उनके कोऑर्डिनेटिंग मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया, उससे आज मार्केट में अच्छा रिएक्शन आया और 4.5% मार्केट गिर गया आज पाम ऑयल का। अच्छा। तो ये बहुत बड़ा रिडक्शन है। और डॉलर टर्म्स में आप देखने जाए तो ये करीबन आप समझ के चलिए $70 जो है, 65 $70 से $75 जो है, आज एक दिन में मार्केट पाम ऑयल का गिर गया। ओके, अच्छा। अब अतुल जी, ये खबर जो है सर सीपीओ पर टैक्स वाला, मतलब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये TRQ वाला ज्यादा कॉम्प्लेक्स है या इंडोनेशिया का ये टैक्स वाला मामला? गुड क्वेश्चन। इंडिया भी अब इंडोनेशिया ऐसे करता जा रहा है लगता है। पर ये जो TRQ का मुद्दा है, ये डेफिनेटली एक डिस्टर्बिंग मुद्दा है, और ये इसमें
इंडस्ट्री से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंटेक्स्ट में और हिंदुस्तान के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि इट हैज अ मैसिव implications ऑफ मेंटेनिंग सप्लाई चेन। ठीक बात। आप अगर देखिए, अगर आप वैसे समझिए तो जिसको कोटा मिल जाएगा तो वो तो बड़ा खुश होगा, पर हिंदुस्तानी आम जो ग्राहक वो है, क्या नाम, कंज्यूमर है, उसको तकलीफें आ सकती हैं जब तेल कम इंपोर्ट होगा। ठीक बात है सर। ये जो टैक्स, अब तो ठीक, आपने बहुत सही बात कही, अल्टीमेटली कंज्यूमर को सस्ता तेल मिलना चाहिए, सप्लाई ठीक ठाक होनी चाहिए, लेकिन ये जो सर सीपीओ को लेकर टैक्स का चल रहा है इंडोनेशिया में, ओवरऑल इंडियन मार्केट की सेहत पर क्या फर्क पड़ेगा इसका? हमारा इंपोर्ट बढ़ेगा, घटेगा, क्या होगा सर? देखिए, अभी एक चीज तो वो कहावत है ना कि प्रेगनेंसी तो इंडोनेशिया में बढ़ चुकी है। अब उनके यहाँ इतना ज्यादा तेल हो चुका है स्टोर कि अब उनको उस तेल को निकालना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। तो मैं समझता हूँ इन सब चीजों का इम्पैक्ट जो है ना, ये बाजारों को मंदाई करेगा, और अगर पाम सस्ता होगा तो और दिगर तेल महंगे नहीं रह सकते हैं। अच्छा। क्योंकि पाम इटसेल्फ की ऑलमोस्ट 50-60% तो पाम का कंजम्पशन है। ठीक है। और अभी तक हिंदुस्तान ने बगैर इंडोनेशिया के भी जीना सीख लिया था पिछले 1 महीने में। मलेशिया, थाईलैंड और पापुआ न्यू गिनी से भी तेल काफी आ गया था। हाँ, तो अब ये चीजें इनको समझ में आने लग गई इंडोनेशिया में। उनके यहाँ तेल का जबरदस्त भरावा हो गया, और लोकल में किसानों में आंदोलन चालू हो गया कि उनके फ्रेश फ्रूट ब्रांचेस नहीं बिक रहे हैं, क्योंकि सबकी टंकी जब भरी हुई है तो वो कहाँ से लेगा। ठीक बात, ठीक बात है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। बजोरिया जी, इस पर आपका कमेंट सर। प्राइस, मतलब अल्टीमेटली ये पूरा जो खेल चल रहा है या जो पूरी कवायद चल रही है वो कीमतों को कम करने के लिए इंडियन मार्केट में, तो अब आप जरा बताइए सर कि हमारे यहाँ, आपने कहा कि पाम के दाम आज कम हुए हैं, यहाँ पर तेज गिरावट आई है, इंडियन मार्केट में अब एडिबल ऑयल क्या बहुत तेजी से दाम नीचे आएंगे एडिबल ऑयल के? बजोरिया जी, आम दाम तो नीचे आ गए मृत्युंजय जी। आज जैसे मैंने आपको कहा, तो आज 5 रुपए किलो इंडियन मार्केट गिर गया है पाम तेल का। और जैसा अतुल जी ने राइटली कहा कि भाई पाम गिरेगा तो दूसरे तेल पे भी असर पड़े बगैर नहीं रहेगा, उसी तरह से हमने देखा है। तो आप समझ के चलिए, ऊपर में हमारा जो पीक था पिछले 12 महीने में क्रूड पाम ऑयल का, वो $2100 का था, और वो आज $1650 में आपको जून का मिल रहा है। क्रूड पाम ऑयल आपको $1580 में आपको जुलाई का मिल रहा है, और 1500 करीबन आप समझ के चलिए $40 में अगस्त का मिल रहा है। अच्छा। तो पीक से दाम करीबन आप समझ के चलिए करीबन $400 से $450 नीचे आ गए हैं। ओह, अच्छा, चलिए तो अच्छी बात है सर। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही ये रिटेल में भी रिफ्लेक्ट हो, दाम और कम हो। बहुत शुक्रिया अतुल जी आपका, संदीप जी आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में इन दोनों खबरों पर बात करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि आज के मार्केट में आपके लिए कहाँ पर मौके बन रहे हैं। हमारे साथ राजीव कपूर है और मनोज जैन साहब हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। मनोज जी, आज शाम के लिए गोल्ड और सिल्वर, सोने चांदी के मार्केट में आपको क्या दिख रहा है? क्या ट्रेड यहाँ पर लेना चाहिए? नमस्कार मृत्युंजय जी। अभी यहाँ पे एक तेज गिरावट जो है सोने और चांदी में देखने को मिली है। अभी लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि रशियन जो बैंक है वहाँ पे रेट कट हुआ है 150 बेसिस पॉइंट का। उसके बाद हमने देखा है कि डॉलर इंडेक्स में एक तेज बढ़त देखने को मिली है और सोना चांदी में यहाँ गिरावट आई है। लेकिन मेरा मानना है कि सोने में यहाँ अभी 6 बजे इन्फ्लेशन के यूएस के नंबर्स आएंगे, उसके बाद फिर एक यहाँ पे जो है रिबाउंड देखने को मिल सकता है। तो अभी करंट मार्केट प्राइस पे भी यहाँ बाय कर सकते हैं 50,500 का स्टॉप लॉस लगा के। ऊपर में 50,850, 50,900 तक के लक्ष्य ये इंट्राडे के लिए रख सकते हैं। तो एक छोटा सा 100 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस रख के यहाँ बाय कर सकते हैं। ठीक है। चांदी में यहाँ पे दबाव देखने को मिल रहा है क्योंकि इंडस्ट्रियल मेटल में गिरावट है, तो यहाँ पे 60,000 तक के इस तरह भी देखने को मिल सकते हैं। तो चांदी में अभी ट्रेड अवॉइड करें, लेकिन गोल्ड में यहाँ बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो सोने चांदी में ताज़ा अपडेट यही है जो बात अभी मनोज जी ने कही कि डॉलर इंडेक्स बहुत तेज़ी से ऊपर गया है और रूस में रेट कट के बाद, उसके बाद देखिए आपकी बहुत तेज़ी से गोल्ड और सिल्वर के दाम नीचे आए हैं। करीब करीब 400 रुपये गोल्ड का प्राइस गिर चुका है इस वक्त MCX पर, और 1000 रुपये से ज़्यादा चांदी की कीमतों में गिरावट आ गई है। बहुत तेज़ गिरावट गोल्ड में और सिल्वर में। इस पर राजीव जी आपका कमेंट इस गिरावट पे और इस गिरावट पर करना क्या चाहिए? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए, मनोज जी की न्यूज़ तो बिल्कुल ठीक है और उसी के कारण गिरावट देखने को मिल रही है। मुझे लगता है कि बाजार एक बार गोल्ड का 50,400 के स्तर तक और नीचे में ड्रॉप हो सकता है। 50,700 का एक महत्वपूर्ण सपोर्ट था जिसे बाजार पिछले 3 दिन से ऑनर कर रहा था और मार्केट में हम एक छोटे दायरे में ट्रेड होते हुए देख रहे थे। वो दायरा आज नीचे की तरफ ब्रेक हुआ है
मुझे लगता है एक बार 50,400 का स्तर आज जो है इंट्राडे में मार्केट टच कर सकता है गोल्ड का। और जहां तक सिल्वर का सवाल है, सिल्वर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास पहुंच गया है। 60,400, 60,100 अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स हैं। अब देखते हैं मार्केट इसको ऑनर करता है या इसको ब्रेक करता है। अगर ब्रेक करेगा तो गिरावट गहराएगी, अदरवाइज मार्केट में यहाँ से सिल्वर की मार्केट में एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। ठीक है, ओके। और अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है KR चौधरी का। पूछिए चौधरी जी। थैंक यू। मेरा सवाल है राजीव जी से। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज इवनिंग सेशन में क्रूड ऑयल में क्या करना है। ओके, आज शाम के सत्र में कच्चे तेल में क्या करना है। क्रूड का मार्केट MCX पर 52 रुपये ऊपर है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी तेजी आ चुकी है शुरुआती दौर की गिरावट के बाद। तो राजीव जी बताइए, आज शाम के लिए क्रूड में क्या किया जाए। मृत्युंजय जी, कच्चे तेल ने अभी तक अपने बढ़त का जो क्रम है वो बरकरार रखा हुआ है। मार्केट में हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन चल रहा है। मुझे लगता है कि अगर कोई हल्का फुल्का करेक्शन मिलता है, अगर 9470 के आसपास दाम मिलते हैं तो खरीदारी कर सकते हैं। और अगर लंबे स्टॉप लॉस से ट्रेड करना है तो 9500 के स्तर के पास भी बाइंग कर सकते हैं। 9400 का स्टॉप लॉस रखना है। हमें लगता है पहला लक्ष्य तो इसमें 9600 का होगा जो अचीवेबल है। और बाजार अगर 9600 के ऊपर सस्टेन करता है देन मुझे लगता है 9725 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इस ट्रेड को इंट्राडे ही रखना है क्योंकि आगे आने वाले दिनों में 2 दिन छुट्टी रहेगी तो न्यूज ड्रिवन भी मार्केट रह सकता है, तो इंट्राडे ही रखें ट्रेड। ओके, तो 9600 का टारगेट, 9400 का स्टॉप लॉस और 9470 पर बाइंग की राय आपकी कच्चे तेल पर है। इस पर आप नज़र बनाकर चल सकते हैं। अच्छा मनोज जी, नेचुरल गैस में कोई ट्रेड सर है आपके पास आज के लिए। नेचुरल गैस में है काफी वोलेटाइल ये अभी कमोडिटी हो गई। पिछले 2 दिन से हम बड़ी यहाँ पे उठापटक देख रहे हैं। कल भी हमने ऊपरी लेवल से गिरावट आते हुए देखी थी, हालांकि फिर एक तेज रिकवरी भी थी। मेरा मानना है कि जब तक 717 के लेवल के ऊपर ये सस्टेन नहीं होगी तब तक यहाँ मजबूती नहीं रहेगी। जो गिरावट अभी देखने को मिल रही है थोड़ी एक्सटेंड हो सकती है 674 670 तक। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा उछाल आता है 690 95 तो सेल कर सकते हैं। नीचे में 672 तक के जो लक्ष्य हैं वो यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, तो ये 687 का के आसपास अभी ट्रेड हो रहा है MCX पर और करीब करीब 0.25% की गिरावट नेचुरल गैस में दिख रही है। नेक्स्ट कॉलर फरहान है रामपुर से। पूछिए सर जी। मेरा सवाल मेहनत ऑयल मैं बार बार पूछता हूँ। मेरा सवाल यह है कि इसका बॉटम कहाँ बन गया मेहनत ऑयल का, और दोनों एक्सपर्ट से सवाल है, प्लीज जरा अच्छी राय दिलवा दीजिए सर। नहीं बिल्कुल सर, अच्छी राय आपको दी जाएगी और दी जाती भी है। बताइए राजीव जी, मेहनता का क्या बॉटम बन चुका है, क्या आउटलुक है आपका मेहनता पर। मृत्युंजय जी, फंडामेंटल तो हम सब जानते हैं कि थोड़ा इस बार तेल में जो फसल है उसमें से तेल कम निकलने की उम्मीद है। और दूसरा जो नेगेटिव फंडामेंटल है इसका वो ये है कि मांग इस समय गर्मी के कारण कम है थोड़ी मेंथा ऑयल की, जिसके कारण दाम में हम बढ़त आते हुए नहीं देख रहे हैं। बट मुझे ऐसा लगता है 1000 का स्तर एक अच्छा स्तर रहेगा बाइंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो खरीदारी का ट्रेड ही इनिशिएट करना चाहिए अराउंड 1000 और स्टॉप लॉस रखना चाहिए इसमें 970 रुपये का। मुझे लगता है कि काफ़ी प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि बाजार फिर से एक अपसाइड का स्विंग दिखा सकता है, जिसमें पहला टारगेट रहेगा 1065 का और दूसरा टारगेट रहेगा 1090 रुपये का। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर भारती हैं हमारे साथ। पूछिए भारती जी। हाँ जी, मेरा सवाल सिल्वर के ऊपर है। एक्चुअली मेरे पास जून कॉन्ट्रैक्ट है, सिल्वर माइक है 64,600 लेवल का, तो अभी क्या करना है इसमें। बताइए मनोज जी, क्या करना चाहिए चांदी में। 750 के आसपास चल रही मृत्युंजय जी, और ये इनका आउट ऑफ मनी है वी कॉन्ट्रैक्ट। तो फिर भी यहाँ पे एक स्टॉप लॉस जो है 60,000 के आसपास का मेंटेन कर सकते हैं। आज तेज गिरावट देखने को मिली है। मेरा मानना है कि यूएस के इन्फ्लेशन डेटा के बाद एक यहाँ रिकवरी देखने को मिल सकती है, तो 60,000 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी राय। नेक्स्ट कॉलर महेंद्र शर्मा है जयपुर से। पूछिए महेंद्र जी। महेंद्र जी, आपको आवाज आ रही है। हेलो जी, सुन रहा हूँ, पूछें। सर मेरा क्वेश्चन है एनजी को लेके है। एनजी मेरा अभी 678 का बाइंग है। 678 का, ओके। 678 पे आपने एनजी बाई किया है। 684 का भी लेवल दिख रहा है।
इनको रुकना चाहिए, निकल जाना चाहिए राजीव जी? मृत्युंजय जी, अभी इसने बिल्कुल अभी शो के दौरान ही एनजी ने एक बॉटम टेस्ट किया है जो कि करीबन 680 रुपीस का है इंट्राडे बेसिस पर, 680.50 का। तो मैंने एडवाइस करूंगा, जैसे इन्होंने 678 पे खरीदा है तो कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस तो जरूर मेंटेन करके चलें, क्योंकि काफी वॉलेटाइल कमोडिटी है। और अगर कोई पुल बैक मिलता है तो 694 के आसपास ये प्रॉफिट ले लें। ओके, नेक्स्ट कॉलर जगदीश हैं हमारे साथ। पूछिए जगदीश जी। मृत्युंजय जी नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। क्रूड ऑयल जून का 9,500 का पुट लिया है आज 2 लॉट, तो क्या होगा साहब से पूछिए। 9,500 का आपने ऑप्शन में ट्रेड किया है, बताइए मनोज जी। हाँ, पुट लिया हुआ है। अभी यहाँ पे ट्रेंड पॉजिटिव है मृत्युंजय जी, और जो मोमेंटम है वो भी तेजी की तरफ ही है। अगर यहाँ एक हल्का फुल्का करेक्शन 9,450 तक आता है तो फिर एक बार पुट की पोजीशन से एग्जिट कर ले। अभी ट्रेंड रिवर्सल यहाँ पे कच्चे तेल में नहीं दिख रहा है, और जो रैली है वो 9,680 9,700 तक कंटिन्यू होती हुई दिख रही है। तो कोई भी गिरावट मिले तो पुट की पोजीशन से एक बार एग्जिट लेना चाहिए। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई कच्चे तेल में ऑप्शन ट्रेड पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मेटल में आज के लिए राजीव जी, कॉपर और निकल, ये 2 काउंटर आपको कैसा लग रहा है? मृत्युंजय जी, कॉपर में तो बताएंगे, निकल में तो ट्रेड ही नहीं हो रहा है एक्सचेंज पे। मुश्किल से एक लॉट भी पूरे दिन में ट्रेड नहीं होता है, और बाहर सेलर का गैप भी इतना बड़ा है कि ट्रेड कर ही नहीं सकते हैं। कॉपर में मृत्युंजय जी मुझे 780 रुपए अभी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह लगता है, तो थोड़ा यहाँ से पुल बैक देखने को मिल सकता है, जिसमें बाजार जो है वापस 785 786 तक जा सकता है। ओवरऑल ट्रेंड अभी कॉपर का नेगेटिव है, बट ऑलरेडी गिरावट हम काफी देख चुके हैं, तो एक पुल बैक लगता है मुझे 786 रुपए तक का। अच्छा, तो ये राय आपकी हो गई कॉपर पे। 782 रुपए 50 पैसे का लेवल है, आपने 787 पर बिकवाली की राय दी है। टारगेट है 778 का, और स्टॉप लॉस आप 792 के स्तर पर लगा सकते हैं। एल्युमिनियम और लेड पर मनोज जी कोई व्यू आज के लिए? एल्यूमिनियम में हमने यहाँ पे सपोर्ट लेवल जो थे वो ब्रेक होते हुए देखे मृत्युंजय जी, तो यहाँ गिरावट जो है वो बढ़ती हुई दिख रही है। अब यहाँ जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो 226 रुपए 60 पैसे का है, तो वो टेस्ट हो सकता है। ऊपर में 232 233 ये रेजिस्टेंस रहेगा, तो अगर सेलिंग का पोजीशन किसी का हो तो 232 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। नीचे में 226 50 227 के रेंज में आए तो वहां पोजीशन कवर कर लेना चाहिए। लेड में मोमेंटम नेगेटिव है, 184 के आसपास यहाँ बिकवाली कर सकते हैं। ऊपर में 185 के ऊपर का स्टॉप लॉस रखें। नीचे में 182 181.50 ये जो है लक्ष्य यहाँ देखने को मिल सकते हैं, तो थोड़ी बढ़त अगर आए तो यहाँ पे बिकवाली करके चल सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका और राजीव जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे।